हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, याद करेंगे सभी बच्चे। हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम ना दूसरा अपना लॉ जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जो कि क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने वाटर का एग्जांपल लेके उसको समझा था। हमने क्या बोला था कि मैम, चाहे इंडिया का वाटर हो, चाहे किसी और कंट्री का वाटर हो, किसी का भी हो, अगर एलिमेंट और एलिमेंट मिलके हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट और एलिमेंट मिलके अगर मेरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो कंपाउंड के अंदर इन एलिमेंट्स का, इन दोनों एलिमेंट, मान लो ये कोई वन एलिमेंट है, कोई दूसरा एलिमेंट है, जरूरी नहीं है एक ही एलिमेंट होगा, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। तो इन दोनों एलिमेंट का जो मास का रेशियो है इस कंपाउंड के अंदर, वो हमेशा फिक्स रहेगा, कैसा भी पानी हो, आइदर इट इज रिवर का पानी और ओशन का पानी, और यू कैन से ड्रिंकिंग वाला पानी, कोई सा भी हो, ठीक है। अगर रिवर के पानी का H2O का अगर आप इन एलिमेंट्स के मास का रेशियो निकालोगे, वाटर किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है बच्चों, वेरी गुड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के मास का रेशियो मास कितना होता है, 1 का 1, 2 का 2, और ऑक्सीजन का कितना है बच्चे, 16। तो इनके मास का रेशियो, मास का प्रोपोर्शन कितना आया, 1:8। मामी 1:8 कैसे आ गया, 2 1 2, 2 8 16, इसको 1/8 लिख सकते हैं और इसको फ्रैक्शन में 1:8 लिखते हैं अपन, है ना। तो ओशन में भी क्या होता है, वाटर ही तो होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है इस ओशन के पानी में कुछ नई चीज आ जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता, टेस्ट में अलग होता है हालांकि। तो वाटर का भी आप निकालोगे तो वो भी कितना आएगा हमारा, 1:8। आपके जो पीने वाला पानी है उसका भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, 1:8। यही हमारा लॉ कहता है, क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। डेफिनेट कंपोजिशन, उस डेफिनेट का मतलब क्या है कि ये ऑलवेज 1:8 रहने वाला है, 1:8 से चेंज नहीं हो सकता। रिवर का हो, ओशन का हो, आइदर किसी भी सोर्स का पानी हो, दैट रेशियो वुड रिमेन ऑलवेज सेम। सो दिस इज आवर अनदर लॉ। अब इसके बाद मैंने आपको थर्ड लॉ, मैंने बोला था हम ना मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, बट लेट इट डिस्कस, इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी अगर कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है तो, ठीक है। तो एक थर्ड लॉ एज सच इट इज डू नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, बट फिर भी पढ़ लेते हैं, है ना, छोटी मोटी चीजें हैं, पढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाँ जी, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये हमारे डाल्टन जी ने दिया था। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाऊंगी, उसमें हम उनके सारे पोस्टुलेट देखेंगे, ठीक है। वो चलो खैर बाद की बात है, फिलहाल हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखते हैं, जो किसने दिया था बच्चों, किसने दिया था, वेरी गुड, किसने, डाल्टन्स ने, ठीक है। हमारे जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था, ठीक। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है कि अगर कोई एटम ए, आइदर यू कैन से कोई एलिमेंट ए, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं एटम और एलिमेंट दोनों चीजें बताऊंगी, व्हाट इज दिस, बट रफली बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों चीजें सेम है, कुछ खास अंतर नहीं है। तो अगर कोई एटम ए है, अगर वो किसी बी एटम से मिले, कोई एलिमेंट, या फिर कह सकते हो कोई एलिमेंट ए किसी बी एलिमेंट के साथ गुल्लू गुल्लू करे, कॉम्बिनेशन करे, तो वो क्या कर सकता है, दो टाइप के कंपाउंड बना सकता है। मैम दो ही टाइप के कंपाउंड बनेंगे क्या, 3 नहीं बन सकते, कुछ भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ए एटम या ए एलिमेंट किसी बी एलिमेंट के साथ अट्रैक्शन इंटरेक्शन से, गुल्लू गुल्लू से कंपाउंड्स बना सकता है, गॉट इट। और वो कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज करो मैंने ए बी दे दिया, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ ए बी लेट सपोज 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनेंगे, नई चीज है आप लोगों की। ए कोई एलिमेंट बी के एलिमेंट से जब कंबाइन करता है, तो ये दोनों एलिमेंट एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, वेरी गुड मैम, कंपाउंड बनाते हैं। तो ए और बी एलिमेंट ने आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करा, तो वो इस टाइप का एलिमेंट बना दिया और उसने इस टाइप का एलिमेंट बना दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है बच्चे कि अगर ए का मास मान लो फिक्स है,
ए का मास बोल रही हूं मैं, ध्यान रखना, मास। अगर ए का मास फिक्स है इस कंपाउंड के अंदर, अगर इस कंपाउंड के अंदर मैं ए का मास फिक्स कर दूं, ए का मास फिक्स कर दूं, ए का मास यहाँ पे मान लो, लेट सपोज इसका लेट सपोज 10 ग्राम है, मान लो ए का जो एटॉमिक मास है वो 10 ग्राम है, बी का एटॉमिक मास लेट सपोज 20 ग्राम्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, फिर मैं आपको मतलब कुछ एक एग्जाम्पल बताऊंगी जो रियल है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ए और बी की टर्म्स में, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करा है, नॉर्मल करा है आप लोगों के लिए, इजी करा है। तो क्या दोबारा से सुनेंगे, ए एलिमेंट बी एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है और कोई दो टाइप की कंपाउंड बना सकता है। मैंने ये नहीं बोला दो ही बनेंगे, तीन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या फिक्स कर दिया, उस मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर किसी एक एटम का मास फिक्स है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए के मास को फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी ए एक ही एटम है, यहाँ पे भी ए एक ही एटम है। ठीक है, हमारा बी तो मिट गया, पुच्चू पुच्चू हो गया इसका, तो अब ठीक है देखो, और बी क्या कर दें हम, वेरिएबल। तो देखो बी का मास मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल कर दिया। कैसे, यहाँ पे तो बी 1 एटम है, यहाँ पे बी के 2 एटम्स है। ठीक है, यहाँ पे बी के 1 एटम है, यहाँ पे बी के 2 एटम्स है। तो लेट सपोज ए का मास, अब देखो इनके मास का रेशियो लो, चलो क्या आएगा, ए का कितना होगा, लिखा हुआ है 10, रेशियो बी का मास कितना होता है 20, तो ए की बी तो कितना रहने वाला है 20। इसका लेना जरा बच्चों, ए का इस पूरे कंपाउंड में एलिमेंट का एटॉमिक मास का रेशियो, अपना सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला लगा हुआ है यहाँ पे, क्या बोलता था कि ए कितना रहने वाला है, ए का एटॉमिक मास वाला 10, बी का एक भी एटम का एटॉमिक मास या फिर मास 20 ग्राम है। तो बताओ इस B2 का वजन कितने रहने वाला है, चलो आप लोग बताओ, पहले सोचो। सही बात है 40 रहेगा। क्यों मैम 40 क्यों, बी का एक का 20 था तो 2 बी के मॉलिक्यूल्स है, तो अभी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे नॉर्मल सिंपल वे में लिखे तो क्या हो जाएगा 1:2, इसको सिंपल वे में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1:4। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अपना अभी का, कि अब क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन अब कह रहा है हमसे कि जी ए एलिमेंट बी एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कोई दो कंपाउंड बना रहे हैं, और अगर आपने एक एलिमेंट का मतलब मास फिक्स कर दिया, यहाँ भी 10 और यहाँ भी, और बी का वेरी कर रहा है, मतलब इसमें बी 20 है 40 है, ये वेरी कर रहा है ना बी का मास, तो जो हमारा अनफिक्स्ड वाला आइटम है, मतलब जिसका मास हमने फिक्स नहीं रखा, वेरिएबल चेंज करा है, उन दोनों के मास का रेशियो एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा। करना जरा, बी के मास का कितना है 20, तो 20 रेशियो, B2 के कितना है टोटल 40, तो 40, इसका रेशियो निकालो कितना हो जाएगा, वेरी गुड 1:2। तो ये जो रेशियो है वो सिंपल आने वाला है। ठीक है, मतलब ये रेशियो ऐसे, ये सिंपल होल नंबर आएगा, ये रेशियो ऐसे नहीं आएगा जैसे 1.5 का रेशियो 2, 2.2 का रेशियो 3.1, ऐसा रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस रेशियो विल रिमेन सिंपल वाला रेशियो, ऐसा अटपटा सा रेशियो नहीं आएगा जैसे 1.5:2, 2.2:3 ऐसे आ गया तो 1:2 आ जाएगा सिंपल। ये होल नंबर्स रहेंगे, ये डेसिमल नहीं रहेंगे। ये बोला था आपके मल्टीपल प्रोपोर्शन में। आई नो थोड़ा सा आपके लिए नया रहा होगा, एक बार एक नए एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक अनदर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं लेके आ रही हूँ। देखो सपोज करो जैसे कोई कार्बन एलिमेंट और कोई ऑक्सीजन एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं। इन दोनों की फोटो तो आप देखते ही आ रहे हो बचपन से, हमारे बचपन के मित्र हैं ये तो, कार्बन और ऑक्सीजन, तो है ना। तो आपके बचपन के दो मित्र कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्या होगा, गुल्लू गुल्लू, इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ये क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के कितने कंपाउंड्स, आप सोचो कोई भी दो कंपाउंड के नाम बताओ। वेरी गुड, एक आपके दिमाग में आया, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके। एक और सोचो 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 सोचो, मैम कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके ठीक है। तो आपने दो कंपाउंड देखे,
कि कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट ने मिलके कंपाउंड बना दिए हमारे दो। बिल्कुल सही है। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, इसमें कार्बन का पहले तो मास लिखो कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। मैं ट्रिक बताऊंगी आपको कैसे 1 to 20 तक, 1 to 30 तक मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, आपको टिप्स पे लर्न हो जाएंगे एटॉमिक नंबर्स और उसके मासेस। ठीक है, तो इसके लिए परवाह नहीं करनी है। जिस बच्चे को नहीं पता हाल फिलहाल अभी, तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगी बच्चे कि 6 का कार्बन का एटॉमिक नंबर तो होता है 6, उसका जस्ट डबल होता है उसका मास, दैट इज 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका डबल मास कितना 16। ये ठीक है, ओके। मल्टीपल प्रोपोर्शन ने पहली लाइन बोली अपनी कि जी कोई भी दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली उसने, बना रहे हैं। ठीक है, दो कंपाउंड बना सकते हैं, वेरी नाइस, मजा आ गया हमको तो पढ़ की। अब देखो 12 और 16 दैट मीन्स 12 और 16। अब इनके अंदर देखते हैं, आपको देखने पे मजा आएगा कि देखो कार्बन का तो मास कितना होगा 12 और ऑक्सीजन का, इन दोनों का निकालना अपने दूसरे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज करके। गुड, कितना आएगा 12 और 12 और बोलो बोलो चीयर्स, वेरी गुड 32। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 1 कार्बन का 12, अनदर वन इज, बोलो बोलो जल्दी फास्ट, वेरी गुड 16। आपको देखने पे कुछ ए बी वाला याद आ रहा है, अभी जस्ट पढ़ा था। हाँ, क्या याद आ रहा है कि मैम इसमें ना जो कार्बन है ना उसका मास हमने फिक्स कर रखा है, मतलब इसमें एक कार्बन तो कार्बन है और इसमें भी कार्बन का यही कार्बन है, मतलब कार्बन के एटम बढ़ घट नहीं रहे, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी क्या है, एक ही कार्बन है, दोनों में एक कार्बन एक, और दोनों का मास यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, मतलब एक का हमने फिक्स सोचा था और वो फिक्स ही है। ये बात तो हमें क्लियर हो गई मैम। ऑक्सीजन वाला ना मैम, ऑक्सीजन वाला इसमें 32 है, इसमें 16 है, जैसे हमने सोचा था मल्टीपल प्रोपोर्शन ने अपनी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये क्या है, डिफरेंट लेना है आपको दोनों कंपाउंड में। तो इसमें मास कितना है 32, इसमें कितना है 16। फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ ने क्या बोला कि आप क्या करो, उन दोनों डिफरेंट ऑक्सीजन के मास का रेशियो ले लो। तो इसका 16 और ये ले लिया 32, तो कितना आएगा 1:2। बिल्कुल यार, फायदा हो गया हमारा, तो मतलब बिल्कुल सही बोल के गया मल्टीपल प्रोपोर्शन तो, कि जो रेशियो रहने वाला है उन दो डिफरेंट एटम के मास का जो रेशियो रहने वाला है वो हमेशा सिंपल आएगा। अगर आपका ऐसा रेशियो आ गया ना 1.5 रेशियो 2.1, आपका वो मोलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है बोल के गए, ये लॉ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल था, लल्लू था ये लो तो बिल्कुल ही हमारे लिए। तो देखो, क्या मैं एक बार दोबारा रिवैम्प करा रही हूँ कि भाई कोई भी दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। देखो आपके लोगों के सामने एक रियलिस्टिक लाइफ का एग्जांपल दिया है मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है मैम, यहाँ तक मैं आ गया क्लियर, समझ गए। फिर मैंने लॉ पहली लाइन क्या कहती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, कि भाई कोई भी दो एलिमेंट मिलके दो से ज्यादा अलग कंपाउंड बना सकते हैं। दूसरी लाइन ने क्या बोला, जिसमें से अगर आपके जो दो कंपाउंड है उसमें एक मास, एक मतलब यहाँ पे भी कार्बन का एक ही एटम है, यहाँ पे भी कार्बन का एक ही एटम है, दोनों का मास भी सेम होगा। हाँ सेम है। दूसरी लाइन उन्होंने क्या बोली कि दूसरा जो एटम होगा उसका मास डिफरेंट है। अगर दोनों का मास अगर डिफरेंट है, बिल्कुल सी बात है, एक का 16 ग्राम्स एक का 32 ग्राम्स है, तो उन डिफरेंट वाले एटम्स के मास का रेशियो एक सिंपल होल नंबर होगा, टिपिकल होल नंबर नहीं होगा। 1.5:2.1 या फिर पॉइंट्स में नहीं आएगा, वो नॉर्मल आएगा 1:2, 2:1, 3:5, 2:1, ठीक है, 7:14, 8:5, ऐसे नॉर्मल रेशियो आएगा, बिल्कुल सिंपल होल नंबर आएगा, ऐसे नहीं आएगा टिपिकल सा। अगर ऐसा आता है दैट मीन्स योर कंपाउंड नेवर एग्जिस्ट, वो कंपाउंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आई होप आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ आया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अभी आपने मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा, तो अब इसकी डेफिनेशन देख लो। क्या कह रहा है डेफिनेशन की, कभी भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कभी भी दो एलिमेंट कंबाइन करे और वो मोर देन वन कंपाउंड बना सकता है। यही मैंने आपको बोला है कि जरूरी नहीं है कि कंपाउंड बनाए, मोर देन वन भी बना सकता है।
तो जो मासेस होगा ना डिफरेंट वाले एलिमेंट का, ठीक है, ये जो मास है हमारा इन दोनों के अंदर, जो हमारे ऑक्सीजन का जो मास है जो कि हमने डिफरेंट लिया है, क्योंकि देखो सीओ कंबाइन हो, यहाँ पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया सीओ, इधर क्या बनाया है CO2, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था ना बच्चों। तो ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 32, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, एक सिंपल होल नंबर है, चाहे इस कार्बन और इस कार्बन का ले लो, देखो 12:12, ये कितना है 1:1, बिल्कुल सिंपल होल रेशियो आ गया, होल नंबर का एक रेशियो आया है, बिल्कुल डेलिकेट डिफरेंट टिपिकल सा नहीं है जैसे ये वाला रेशियो होता है ना। तो ये है मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब ये सारे लो देखने के बाद मतलब एक प्रॉब्लम और आ गई कि चलो भाई ठीक है, पहले हमने ये पता कर लिया कि हाँ कुछ एटम्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, पर अब उन एटम की प्रॉपर्टीज हमने देखना शुरू करा कि भाई एलिमेंट एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना सकते हैं, और भाई ये सारे लो पढ़े हमने, ठीक है, 3 लो पढ़ लिए हमने। वैसे आपके सिलेबस में बच्चों 2 ही है, ये मैंने थोड़ा आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज, जो बच्चा NTSC वगैरह के लिए तैयारी कर रहा है वो बच्चा इसको देख सकता है आराम से, ठीक है। और जो मतलब बच्चे अपना नॉर्मल बोर्ड टू बोर्ड स्टिक रहना चाहते हैं वो अपने 2 ही लोज पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों को मतलब बताने के लिए उसके लिए बता दिया, ठीक है। तो देखो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पढ़ा, दूसरा लॉ हमने कौन सा पढ़ा है, आप ही बताओ, सोचो। मैं जब पूछूं ना आप लोगों से कि बताओ वो कौन सा पढ़ा, तो आपके माइंड में आंसर आना चाहिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके मन में तुरंत आंसर आना चाहिए, हाँ ये पढ़ा, हाँ ये पढ़ा, हाँ ये पढ़ा। 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, ऐसा लगना चाहिए कि यस हम आमने सामने पढ़ रहे हैं, हमारे सामने हो रही हैं चीजें, मैम हमसे क्वेश्चन पूछ रही है और हम आंसर कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए आप लोगों को। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो अब इन तीनों लॉ का निचोड़ एक कंक्लूजन निकालना था, और एक मतलब होता है ना, जैसे आपने एक्सियोम्स पढ़े होंगे शायद क्लास 9th की मैथ्स में है, उसमें क्या पॉस्टुलेट्स होते हैं कि भाई बहुत सारी थ्योरीज हमने पढ़ ली, 3-4 थ्योरी मैंने आप लोगों को, आप 3 थ्योरीज मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, भाई कैसे एलिमेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, कि भाई जो रिएक्टेंट का मास होता है प्रोडक्ट की मास के इक्वल है, अगर वाटर यहाँ का हो कहीं और का हो, उनके मास का रेशियो सेम रहने वाला है, ठीक है। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ये अलग अलग थ्योरीज हमने ऐसे पढ़ ली पैराग्राफ्स में। अब इन थ्योरी का एक निचोड़, एक कंक्लूजन निकालना था। अब अब इतना सारा एटम की डिस्कवरी चली, जब इतना सारा हमने देखा, तो अब इसकी थ्योरी जो इसका जो निचोड़ है वो हमारे किन्होंने दिया, जॉन डाल्टन। अब यहां से क्वेश्चन आएगा पेपर में पक्का कि राइट डाउन द जोल डाल्टन्स पोस्टुलेट। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ से पेपर में कि राइट डाउन द जोल डाल्टन्स पोस्टुलेट्स। तो अब हम अपने क्या डिस्कस करने वाले हैं, जोल डाल्टन के क्या क्या पोस्टुलेट, मतलब उन्होंने तीनों, जोसेफ प्राउस्ट के, है ना, एंटोनी लवोजियर, उन सबकी थियोरी देख के उन्होंने क्या इनका पढ़ा, अच्छे से इनका कंक्लूजन निकाल लिया। अब उन्होंने इतनी सारी थ्योरी पढ़ी, उनका कंक्लूजन निकाल लिया, और उन कंक्लूजन के पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, जोल डाल्टन्स पोस्टुलेट। सो लेट्स डिस्कस इट ऑल्सो। तो अब हम अपना फाइनल कंक्लूजन, आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, जोल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और इनके पोस्टुलेट्स, ठीक है। ये भी बोला जाता है इनको, पोस्टुलेट्स भी बोला जाता है इनको। और क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये देखते हैं। डाल्टन ने क्या देखा कि भाई जो मैटर है, ठीक है, हमारा जो मैटर होता है, जिस मैटर क्या है, जिसके कोई पर्टिकुलर साइज होता है, जो स्पेस कवर करे, जिसकी पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम हो, जो कि एरिया कवर कर ले, उसे हम ना मैटर बोलते हैं अपने लेमन लैंग्वेज में। तो उन्होंने मैटर को देखा और उन्होंने बोला कि भाई जो जितने भी मैटर होते हैं ना, क्या वो चाहे वो एलिमेंट हो, कोई कंपाउंड हो, क्या कोई मिक्सचर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। और उन छोटे छोटे पार्टिकल का ऐसा पार्ट जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं करते, उनको क्या बोला जाता है, एटम। ये हमारे जग जाहिर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे बचपन का साथी एटम, सबको पता है। तो इनका पहला पोस्टुलेट क्या था कि भाई जितने भी मैटर है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, पहला पोस्टुलेट लिखेंगे क्या, कि जितने भी मैटर होते हैं, सारे मैटर, एक टाइनी पार्टिकल, ऑल मैटर इज मेड ऑफ
टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, जिसे क्या बोलोगे, एटम्स। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉल्ड एटम। ठीक है, पहली लाइन कि जितने भी मैटर होते हैं हमारे टाइनी पार्टिकल के, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ हमारे टाइनी पार्टिकल, जिसे बोलते हैं एटम। ठीक है, पहला पोस्टुलेट उनका ये था कि जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एटम। ओके, दूसरे पॉइंट में उन्होंने एटम की डेफिनेशन दे दी। क्या दे दी? एटम्स आर नॉट, एटम्स कैसे होते हैं? इनडिविजिबल। आप एटम को तोड़ नहीं सकते, है ना, एटम बहुत छोटा, आप देख ही नहीं सकते, पहली बात तो। एटम्स आर इनविजिबल एंड indivisible। ठीक है, एटम एक इनविजिबल है, देख नहीं सकते, और इनडिवाइड, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये एक एटम का छोटा सा ड्रॉप अगर आप देख पा रहे हो तो इस एटम को अभी तो फिलहाल देख पा रहे हो, लेकिन इससे भी कुछ बहुत ही ज्यादा छोटा एक एटम होता है जिसको आप ना देख सकते हो ना उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो एटम्स आर इनविजिबल एंड इंडिविजिबल। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पहला क्या था कि भाई इनविजिबल इंडिविजिबल तो है ही, और atoms are neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। तो ये हमारे दूसरा पोस्टुलेट, दूसरा थ्योरी निकाली उन्होंने कि भाई दूसरा पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि मेटल हमारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, उसे एटम कहते हैं। दूसरा क्या बोला उन्होंने कि जो एटम होते हैं वो ना हम उनको देख सकते हैं ना हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, और एटम को ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। बताई थी मैंने ये चीज कि भाई वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट हमारे जॉन डाल्टन्स ने बोला कि किसी भी, मान लो लेट सपोज कर लो ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम आप सभी ने सुना है। ये जो सोडियम है ना, इसका कोई भी किसी भी कंपाउंड में अगर सोडियम प्रेजेंट है किसी, तो जो वो सोडियम है ना उसका फिक्स मास होगा, मतलब। ठीक है, लेट सपोज मान लो आपने एक सोडियम का पीस लेके आए, तो उसके हर सोडियम के पीस का जो मास है वो सेम रहने वाला है। सोडियम का मास कितना होता है? 23। तो इस छोटू से पीस का भी 23 होगा, इस छोटू से पीस का भी 23 होगा, इस छोटू से पीस का भी क्या होगा? 23 होगा। मतलब एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने भी एटम्स हो उनका मास क्या रहने वाला है? हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, उनका मास भी सेम होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। अगर जैसे मैं बोल दूं आपको, जैसे ग्लास में ना पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है ग्लास में, तो ऐसा थोड़ी नहीं है ये वाला पानी अलग कलर का है, ये वाला पार्ट ऑफ पानी अलग कलर का है। नहीं, ये वाला पानी भी सेम है, ये वाला पानी भी सेम है, अनटिल अनलेस ये इम्प्योर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इम्प्योरिटी आ गई तो किसी में अलग अलग टाइप के इसमें मटेरियल और मिक्स हो जाएंगे, है ना। इम्प्योरिटीज लाइक सैंड पार्टिकल्स, कोई भी कूड़ा करकट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये सोडियम है, ये सोडियम का मास 23 है, लेकिन इस वाले सोडियम ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसका 28 होगा मास। इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना। ये डाल्टन ने देखा कि भाई कोई भी एलिमेंट है ना, अगर उसके कितने भी एटम हो, ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मैंने एग्जांपल ले लिया, चाहे आप हाइड्रोजन का ले लो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके चाहे कितने भी एटम्स है ना, जितने भी एटम्स है उनकी प्रॉपर्टीज वही हाइड्रोजन की होगी जो अपने इस वाले हाइड्रोजन की है, उनके मास भी सेम रहने वाले हैं। यही हमारे डाल्टन ने बोल दिया कि इस वाले एलिमेंट का नाम सोडियम ऐसे। ठीक है, इस वाले सोडियम का मास भी सेम, इस वाले सोडियम का मास भी सेम, इस वाले सोडियम का मास भी सेम। ये अगर थोड़ा व्हाइटिश येलो कलर का है तो ये भी उसी कलर का होगा, ये भी उसी कलर का होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट, लेट्स सपोज सोडियम एलिमेंट या कार्बन एलिमेंट ले लो, चलो कार्बन ले लो, कार्बन ज्यादा फेवरेट होगा आप लोगों का। जो कार्बन है, ये जो कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट के चाहे कितने ही एटम्स ले लो आप, 1000 करोड़ 1200, उन सारे एटम्स की प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। जो इस कार्बन की प्रॉपर्टी है
वो दूसरे वाले कार्बन की भी प्रॉपर्टी सेम हुई। ठीक है, जो मैं रोटी खाती हूँ, मैं जो कार्बन खाती हूँ वही आप लोग कार्बन खाते हो। ये तो है नहीं कि मेरे वाला कार्बन अलग न्यारा है थोड़ा और आपका बिल्कुल अतरंगी सतरंगी है, नहीं होता ना ऐसे। सिमिलरली यही पोस्टुलेट हमारा थर्ड पोस्टुलेट बोलता है। तो आप लोग इसको पहले, मैं इसको रब कर देती हूँ, ओके, फिर हम इसका थर्ड पोस्टुलेट लिखेंगे इन इंग्लिश। तो क्या देखा हमने कि भाई एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब किसी भी एक का अगर आप एलिमेंट का अगर एटम ले लो, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर या फिर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट हैव सेम मास, मास तो सेम रहेगा, एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सॉरी बच्चों चल नहीं रहा है, एंड सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, जो भी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो क्या रहने वाला है, प्रॉपर्टी सेम। कि भाई एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का चाहे कितने ही एटम्स हो, एक एटम चाहे उसी का ही दूसरा एटम ले लो, उसी का तीसरा एटम ले लो, तो उनकी जो मास और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहने वाली है बच्चों, सेम। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट के एटम को कंपेयर करोगे, जैसे मान लो एक आप सोडियम एलिमेंट ले लो और एक आप कार्बन एलिमेंट ले लो, अगर इस कार्बन का कोई एटम लोगे अगर और इस सोडियम का कोई एटम लोगे, तो इस सोडियम के एटम की और इस कार्बन के एटम की प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली डिफरेंट रहेंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी। सीधी सी बात है, ये सोडियम है, कार्बन है, मिल ही नहीं रहे, प्रिया है और शामू है हमारा, शामू, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, नहीं हो सकती ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कैसे कंपेयर कर लोगे आप। तो इस अगर कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स है तो उनकी प्रॉपर्टी, चाहे वो मास के बेसिस पे हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हो, वो क्या रहेगी, अलग रहेगी। ठीक है, तो एटम्स ऑफ अलग अलग एलिमेंट, दैट इज एटम्स, सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element, atoms of a different element will have different mass भी different होगा, different mass and different chemical properties, different chemical properties। कि भाई सोडियम का मास अलग है, कार्बन का मास अलग है, दोनों कतई सेम नहीं है। ठीक है, इतना नोट करेंगे। आई विल रब दिस सेगमेंट। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे दो लॉज, लो नंबर 5वां और लो बच्चे 5th और 6th पोस्टुलेट। मैंने इसके नीचे थोड़ा स्पेस दिया ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगी लो। ठीक है, तो 5th पोस्टुलेट या रूल कुछ भी कह लो, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई एटम जो होते हैं ना, जब फिर एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में और वो कंपाउंड बनाते हैं। सीधी सी बात है कि कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट से कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना लिया, वही चीज़ हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अब ये जो इन एलिमेंट का जो मास है वो एक फिक्स्ड रेशियो में, एक कांस्टेंट रेशियो में कंबाइन होगा। मतलब वही वाटर वाला अपना वही सेम, जैसे चलो आपके बारे में चेंज करते हैं, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। मान लो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके CO2 बना लिया। ठीक है, तो ये जो अब इस CO2 को बनाने के लिए कार्बन का फिक्स मास चाहिए, कितना, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का भी फिक्स मास लगेगा जो कि कितना है, 32। अगर आपने इसको 11 कर दिया और इसको मान लो 42 कर दिया तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। यही पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन एक फिक्स रेशियो में, एक होल नंबर में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अनदर पोस्टुलेट नंबर 6, ये क्या कहता है कि जैसे मान लो अमोनिया, चलो अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, NH3, ठीक है, NH3 ले लो। अब NH3 क्या करा, मान लो एक दो बोटल्स हैं, अलग अलग बोटल्स हैं, ये दोनों, ये अलग कंपनी की बोतल है और ये अलग कंपनी की बोतल है, लेकिन दोनों में अमोनिया गैस को मैंने फिल कर रखा है। इसमें भी मान लो ये A कंपनी की गैस है, ये B कंपनी की अमोनिया गैस है, दोनों में अमोनिया फिल कर रखा है।
अब मुझे बताओ इस अमोनिया के कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन के एटम हैं? 1। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। इस बोतल में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 1। और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3। क्या बोतल्स चेंज होने से, क्या जगह चेंज होने से, क्या इनके एटम या फिर मास में कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। इसमें भी नाइट्रोजन का एक एटम है, इस वाली बोतल में भी यही है। इसमें भी हमारे हाइड्रोजन के कंपाउंड के अमोनिया के कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो 3 है और यहाँ पे भी 3 है। वही अपना वाटर, यहाँ का हो, पराए घर का हो, किसी भी घर का हो, वाटर का जो ये क्वांटिटी है ये 1:8 ही रहने वाला है। मास का रेशो चेंज नहीं होगा। और उसमें मैंने एक लाइन भी लिखवाई थी आप लोगों को, एंड एटम रिमेन्स ऑल्सो सेम, कि भाई जो एटम्स का काउंट है वो भी क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, चाहे कहीं का भी हो। तो ये 5 पोस्टुलेट तो है। ठीक है बच्चों, इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार और। तो देखो, पहला पोस्टुलेट, सभी बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे। पहला पोस्टुलेट क्या था? पढ़ो कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? एटम। कि जो हमारा मैटर है, कोई भी मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, वो एक छोटी यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, चाहे एलिमेंट, कोई मिक्सचर, कोई कंपाउंड, कुछ भी, वो एक सिंगल यूनिट से मिलके बना होता है, जिसे हम बोलते हैं एटम। पहले पोस्टुलेट ने ये बोला। ठीक है भाई, फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पोस्टुलेट ने क्या बोला? कि एटम जो होता है वो अनडिविजिबल है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। आप एक ऐसा एटम, एक ऐसा पार्ट है जो कभी टूट नहीं सकता इन डिफरेंट पार्ट्स, ना आप उसे देख सकते हो। ठीक है, और जो एटम होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मैटर जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, है ना, कि एटम ना कभी बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो क्या रहता है? फिक्स रहता है, फिक्स। उसका मास भी क्या रहता है? फिक्स रहता है। ये हमने देखा था इन अ केमिकल रिएक्शन। फिर थर्ड लो मैंने क्या बताया? थर्ड इसका जो पोस्टुलेट है डाल्टन ने, वो क्या लिख दिया? थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि, रिवाइज करो, यस, कि किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के एटम्स, चाहे कितने भी हो जहान में, इस सोडियम के कितने भी एटम्स प्रेजेंट हो इस यूनिवर्स पे, ठीक है, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके मास, उनके एटॉमिक नंबर्स, उनके इलेक्ट्रॉन काउंट, प्रोटॉन काउंट, सब क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ये सोडियम का भी सेम रहेगा, अनदर कोई सोडियम है उनका भी सेम रहेगा। अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं, जैसे कार्बन ले लिया और मान लो हाइड्रोजन ले लिया, तो कार्बन का मास अलग है, हाइड्रोजन का मास अलग है, कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के मास, जो मासेस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो अलग होंगी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? कि भाई जो एटम्स है वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, तो जो एटम्स के मास का रेशियो कह लो, वो क्या कहता है? एक सिंपल होल नंबर होता है। ये होल नंबर, सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये चीज़ है ना। मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर, एक स्मॉल या फिर इसको बोलो सिंपल होल नंबर। सिक्स क्या कहता है? अमोनिया हमारे घर की हो चाहे आपके घर की बोतल में हो, अमोनिया की चाहे मैं मान लो कोई दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मान लो रामू एंड श्यामू, ये दो फ्रेंड्स हैं। इनके स्कूल के लैब की अमोनिया NH3 है, इनके स्कूल की अमोनिया भी NH3 होगी। ये तो है नहीं कि इनकी श्यामू के घर स्कूल की अमोनिया NH5 हो जाएगी, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो जितने आइटम्स इनके घर के होंगे उसमें इतना होगा, है ना। इसके में 1 नाइट्रोजन आइटम है, 3 हाइड्रोजन आइटम्स है, इसमें ये 1 है, इसमें भी 3 है, कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। तो बच्चों ये 6 डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी थी। उन्होंने सारे लॉज पढ़ के ये एक सिंगल कंक्लूजन निकाल के अपने 6 पोस्टुलेट्स बना दिए। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है बताओ? यस, हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, फिर हमने डाल्टन एटॉमिक थियरी पढ़ी कि भाई डाल्टन के अकॉर्डिंग ऐसे 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 था। अब हम कल से जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज एटम। एटम है क्या चीज, है ना। एटम को डिटेल से पढ़ेंगे, कितना छोटा होता है, कितना मोटा होता है। हम एटॉमिक नंबर्स पढ़ेंगे, एटॉमिक मासेस देखेंगे, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर्स 1 to 20 जो भी होते हैं, ठीक है। हम सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो हम अपने क्लास के सेगमेंट को यहीं तक एंड करते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बच्चों।